हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज कीप योर फेस ऑलवेज टुवर्ड्स सनशाइन एंड द शैडोज विल फॉल बिहाइंड। यानी कि हमेशा आगे बढ़ने की तरफ देखते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए, अग्रसर रहिए और जो भी लोग नेगेटिव बातें, कुछ भी नेगेटिविटी आपके जीवन में आती है वो पीछे पड़ जाएगी, परेशानियां जो हैं वो पीछे रह जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो परेशानियां हैं आपने उनको देखना नहीं है, आपने उनको सुलझाने की कोशिश नहीं करनी है, अपने आप ही वो सब कुछ हो जाएगा। अपने आप नहीं होगा, बट आप जब अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे, अपने लक्ष्य की तरफ आपका ध्यान रहेगा, तो वो जो परेशानियां हैं ना, उनको सुलझाने के आपको समाधान अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। द फार्मेसी ऑफ ग्लोबल साउथ इज फेसिंग अ क्राइसिस ऑफ रेपुटेशन। फार्मेसी ऑफ ग्लोबल साउथ किसको बोला गया है? हिंदुस्तान की फार्मा इंडस्ट्री को बोला गया है। क्यों? क्योंकि हमारी जो इतिहास रहा है जेनरिक मेडिसिन प्रोड्यूस करने का, और उसके बाद में कोविड के दौरान में दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं ग्लोबल साउथ के जिनको कि हमने मदद करी है, इस वजह से हमारा नाम पड़ गया फार्मेसी ऑफ ग्लोबल साउथ। तो यानी कि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनकी बात की जा रही है। इज फेसिंग अ क्राइसिस ऑफ रेपुटेशन। रेपुटेशन क्या होता है? प्रतिष्ठा। ठीक है, तो हमारे मान सम्मान, हमारे प्रतिष्ठा के ऊपर एक क्राइसिस जैसी स्थिति आ गई है। आपको पता है गाम्बिया में बच्चों की मौत हुई थी, उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत हुई थी, है ना? तो इन सभी घटनाओं को लिंक करके अब कुछ नया सामने आया है। चलिए पढ़ते हैं। आफ्टर कफ सिरप्स मेड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज बेस्ड इन इंडिया। इसके बाद जब इंडिया में बनी हुई कंपनीज, इंडिया की कंपनीज द्वारा इंडिया में निर्माण की गई फार्मास्यूटिकल, सॉरी, कफ सिरप्स जो है, विच हैड अनएक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डाई इथाइलिन ग्लाइकोल एंड और इथाइलिन ग्लाइकोल, जिनमें की अनियंत्रित मात्रा में डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल पाया गया था, किल्ड 66 चिल्ड्रन इन गाम्बिया, जिसकी वजह से 66 बच्चों की मौत हो गई गाम्बिया में, 65 चिल्ड्रन इन उज्बेकिस्तान इन 2022, और उज्बेकिस्तान में 65 बच्चों की मौत हुई, और ये दोनों ही घटनाएं 2022 की हैं। 12 चिल्ड्रन इन कैमरून इन 2023, 2023 में 12 बच्चों की कैमरून में मौत हुई। एंड इंडिया मेड आई ड्रॉप्स कंटामिनेटेड बाय ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया किल्ड 3 persons एंड ब्लाइंडेड 8 इन द यूएस इन अगेन इन 2023। और 2023 की दो घटनाएं, एक तो कैमरून में 12 बच्चों की मौत हुई, और हिंदुस्तान में बनी इंडिया मेड आई ड्रॉप्स, जिसके अंदर की ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो ड्रग से नष्ट नहीं होता, उनके जरिए से कंटामिनेशन वाली जो आई ड्रॉप्स थी, उनसे 3 लोगों की मौत हुई और 8 लोग यूएस में अंधे हो गए, और ये घटना भी 2023 की है। द स्पॉटलाइट इज बैक ऑन इंडियन ड्रग कंपनीज फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन। अब इतनी सब घटनाओं के बाद अब फिर से 2025 में फिर से हिंदुस्तान की ड्रग कंपनीज के ऊपर स्पॉटलाइट, यानी कि पूरा का पूरा ध्यान उनके ऊपर आ गया है, वो भी गलत कारणों की वजह से। यानी कि कुछ अच्छी घटना नहीं हुई है, कुछ अच्छी चीज नहीं हुई जिसकी वजह से उनके ऊपर ध्यान आया हो, कुछ गलत हुआ है फिर से। A BBC eye investigation has brought to light the criminal actions of Avio Pharmaceuticals. BBC एक, आपको पता है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल जो है, वो एक न्यूज चैनल है, उसकी एक आई इन्वेस्टिगेशन हुई। ठीक है, उसके अंदर में रोशनी डाली गई एवियो फार्मास्यूटिकल्स, जो कि एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, उसके अंदर होने वाली क्रिमिनल गतिविधियों की, which was manufacturing and exporting unapproved highly addictive opioid drug combinations to West Asia. ओपियोड क्या होता है? आपने अफीम का नाम सुना होगा, ठीक है, ओफियम भी जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है। तो उसी से जुड़ा हुआ, नेचुरल ओफियम से जुड़ा हुआ, उसके सब्सटेंस को लेकर, उसके कुछ कॉम्बिनेशंस को लेकर बनाने वाला ड्रग, या फिर इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ऐसा ड्रग जिसकी लत लग सकती है। ठीक है, तो ऐसा हाईली एडिक्टिव, बहुत जिसकी लत लग सकती है, वैसा ओपियट ड्रग कॉम्बिनेशन वेस्ट अफ्रीका में भेजा गया, एक्सपोर्ट किया गया, जो कि अनअप्रूव्ड है, जिसकी इजाजत नहीं मिली है। द मेडिसिन कंटेन टेपेंटाडोल। इस मेडिसिन में टेपेंटाडोल पाया गया, जो कि अ पावरफुल ओपियड, एक पावरफुल ओपियड है, और टेपेंटाडोल जो कि एक पावरफुल ओपियड है, एंड कैरिसोप्रोडोल, a highly addictive muscle
रिलैक्सेंट, मसल में स्वेलिंग वगैरह आ जाती है तो उसको रिलैक्स करने के लिए ये भी बहुत हाईली एडिक्टिव है, इसका भी लोगों को लत लग सकती है. While the Indian drug regulator has approved tapentadol and carisoprodol as standalone drugs, यानी कि इनको अलग अलग एक साथ लाके नहीं इस्तेमाल किया जाता, लेकिन अलग अलग इनको एक ड्रग में इस्तेमाल किया जा सकता है. द कॉम्बिनेशन हैज़ नो क्लियरेंस, लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन है उसको कोई क्लियरेंस नहीं मिली है, मंजूरी नहीं मिली है. Even if the companies claim that the drug combination has been approved by the State Drug Authority, हालांकि कंपनी का एक दावा है कि ये जो ड्रग कॉम्बिनेशन है ये जो उनके स्टेट की जो ड्रग अथॉरिटी है उसने अप्रूव किया है, टर्न्स आउट टू बी करेक्ट, अगर ये मान लो बात सच भी होती है, फिर भी it is still illegal as only the Central Drug Standard Control Organization can approve any novel fixed dose combination. तो बोल रहे हैं लेकिन फिर भी ये इलीगल है क्योंकि केवल और केवल सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ही नोवल मतलब नया, कोई भी नोवल नया फिक्स डोज कॉम्बिनेशन अगर ड्रग्स का है उसको स्वीकृति कौन दे सकता है, केवल सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्टेट का जो ड्रग अथॉरिटी है वो उसको मंजूरी नहीं दे सकता. ठीक है, फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी, ताकि वो सेफली और एफिशिएंटली इस्तेमाल की जा सके. It is only after this approval that state drug authorities can issue a manufacturing license. केवल इनके CDSCO के ड्रग अप्रूवल के बाद ही कोई भी स्टेट ड्रग अथॉरिटी जो है वो किसी भी कंपनी को इसके मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस इशू कर सकती है. The health ministry routinely banning FDCs is only because the state drug authorities ignore this provision in the law with impunity. बोल रहे हैं हेल्थ मिनिस्ट्री जो है हमारे देश की वो निरंतर रूटीनली मतलब बार बार रिपीटेडली वो FDCs को, कई सारे FDCs को बैन कर रही है क्योंकि स्टेट ड्रग अथॉरिटीज जो हैं वो इस प्रावधान को बाईपास कर रही हैं, इग्नोर कर रही हैं, और वो भी तब जब क्योंकि उनको लॉ में कोई सजा नहीं है. इम्प्यूनिटी मतलब लॉ से उनको छूट मिल जाती है कि ठीक है गलती होगी कोई बात नहीं, उनके ऊपर कोई कानूनी प्रावधान नहीं होता, इसलिए वो उसको रूटीनली मिसयूज कर रहे हैं, जिस वजह से हेल्थ मिनिस्ट्री को बार बार FDCs को बैन करना पड़ रहा है. India questioned and denied the WHO World Health Organization's report about the lethal cough syrup sent to Gambia. अब हिंदुस्तान ने जब WHO की रिपोर्ट आई थी कि जो कफ सिरप गाम्बिया में भेजे गए थे उनकी वजह से बच्चों की जान गई है, तो उस रिपोर्ट के ऊपर हिंदुस्तान ने सवाल उठाए थे और उसको खारिज कर दिया था. बट इन द लेटेस्ट केस, लेकिन अब जो लेटेस्ट केस सामने आया है, CDSCO and the state regulatory authority swung into action even in the absence of any complaint by West Asian African countries. तो इस मामले में CDSCO और स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है वो एकदम स्वंग इनटू एक्शन मतलब तुरंत एक्शन में आ गए हैं, तुरंत प्रभाव से कार्य करने लग गए हैं. वो भी तब जब कोई भी वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज द्वारा कोई भी कंप्लेन फाइल नहीं की गई है, फिर भी वो स्वतः ही इसके ऊपर संज्ञान ले रहे हैं, स्वतः ही इसके ऊपर कार्यवाही कर रहे हैं. द रीजन, इसका रीजन क्या है? द BBC's investigations irrefutable वीडियो एविडेंस, कि BBC की इन्वेस्टिगेशन में एक इररिफ्यूटेबल वीडियो एविडेंस आया है, एक ऐसा वीडियो एविडेंस आया जिसको आप खारिज नहीं कर सकते, दैट द कंपनी वाज in the business of manufacturing and exporting dangerous combination drug despite knowing the harmful effects. उस वीडियो में साफ तौर पे सामने आया है कि ये जो कंपनी है वो बना भी रही थी, मैन्युफैक्चर भी कर रही थी और एक्सपोर्ट भी कर रही थी डेंजरस कॉम्बिनेशन ड्रग्स के बावजूद इसके कि उनको पता था कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे. ये पूरी स्पष्टीकरण वहां पे मिला है. द शीजर of nearly 13 million medicines and 26 batches of active pharmaceutical ingredients of tapentadol and carisoprodol are clinching evidence for taking criminal action against the company. तो यहाँ पे 13 मिलियन मेडिसिन को सीज कर दिया गया है, जब्त कर लिया गया है. 26 बैचेस जो थे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जिसमें थे टेपेंडोल और कैरिसोप्रोडोल, इनको क्या कर लिया गया है? सीज कर दिया गया है. ये क्लिंचिंग एविडेंस है, ये एक स्पष्ट एविडेंस है, तथ्य है कि क्रिमिनल एक्शन जो है वो लिया जाएगा इन कंपनीज के अगेंस्ट में. While
द मूव्स बाय द अथॉरिटीज टू इशू अ स्टॉप एक्टिविटी ऑर्डर। बोल रहे अथॉरिटीज द्वारा एक कदम उठाया गया कि उनने स्टॉप एक्टिविटी ऑर्डर जारी कर दिया, विड्रॉ द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, उनका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस विड्रॉ कर लिया, एंड परमिशन टू एक्सपोर्ट द ड्रग्स बाय एनी कंपनी, और किसी भी कंपनी द्वारा इन ड्रग्स को एक्सपोर्ट करने की जो परमिशन है वो भी बंद कर दी, एंड अ शो कॉज नोटिस, और कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। इंस्पायर सम कॉन्फिडेंस, तो इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि वाकई में सरकार काम कर रही है या अथॉरिटीज अपना काम सही से कर रही हैं। ओनली स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट कैन सर्व एज डिटरेंट, लेकिन इस तरीके की हरकतों को रोकने के लिए क्या जरूरी है, इस तरीके की हरकतों को रोकने के लिए कठोर सजा जरूरी है, क्योंकि अगर पूछताछ हुई उसके बाद इनको छोड़ दिया गया, उसके बाद कोई हल नहीं निकला, तो बाकी लोगों में भी, बाकी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स में भी कॉन्फिडेंस आ जाए, कोई बात नहीं, हम ब्राइब कर देंगे, हम पैसे खिला देंगे, उसके बाद क्या होना है, कुछ नहीं होएगा, रफा दफा हो जाएगा मामला। ठीक है, थोड़े दिन की पूछताछ है, उसके बाद मामला ठंडा हो जाएगा, तो बस बात खत्म। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर नोन इन द ग्लोबल साउथ फॉर देयर हाई क्वालिटी जेनेरिक ड्रग्स। हिंदुस्तान की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इनको ग्लोबल साउथ में जाना जाता है उनकी हाई क्वालिटी जेनेरिक ड्रग्स के लिए। इट इज for the drug regulator to ensure that India continues to be famous for this। अब ये हमारे जो ड्रग रेगुलेटर हैं, रेगुलेटर कौन होते हैं, जो इनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, इनके ऊपर नज़र रखते हैं, निगरानी करते हैं, जांच करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि इंडिया इसी बात के लिए फेमस रहे कि हमारी ड्रग क्वालिटी अच्छी है। Not gain notoriety for producing and exporting deadly synthetic opioids as drug। बजाय हमें इस बात के लिए फेमस नहीं होना कि भाई हिंदुस्तान में तो ऐसे खराब क्वालिटी की, घटिया क्वालिटी की, सिंथेटिक ड्रग्स वाली, एडिक्टिव ड्रग्स वाली वो बनाई जाती हैं, दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जाहिर सी बात है इस बात के लिए तो हम फेमस नहीं होना चाहेंगे। Manufacturing synthetic opioid drugs cannot be any pharmaceutical company's business। Synthetic opioid drugs का मैन्युफैक्चर करना किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी का बिजनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपनी बहुत अच्छी बनी छवि को हम खुद बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। हमारे ड्रग रेगुलेटर सही से काम नहीं कर रहे, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो उसका फ़ायदा उठा रही हैं। ठीक है, तो हम अच्छी खासी छवि को अपने नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन कैसी है? तो चिंताजनक है, जाहिर सी बात है। क्रिटिकल एंड कंसर्न, बिल्कुल करेक्ट है। चिंताजनक है, गंभीर है, क्रिटिसाइज कर रही है। ऑप्टिमिस्टिक एंड सेलिब्रेटरी, भाई इतने सारे लोग ब्लाइंड हो गए, लोगों की जानें चली गई, इसमें पॉजिटिव क्या है, ऑप्टिमिस्टिक क्या है, सेलिब्रेटरी क्या है? सेलिब्रेटरी या ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पे तब दिखता जब देखते कि हाँ इनको सजा हो गई। ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव कदम होता। इनडिफरेंट एंड एपैथेटिक, इनकरेक्ट है। इनडिफरेंट बिल्कुल नहीं है, इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ता, ऐसा वाली स्थिति नहीं है। ठीक है, इससे हमें फर्क पड़ता है क्योंकि हमारी छवि जो है वो धूमिल हो रही है। ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड, बिल्कुल इनकरेक्ट है। ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड भी नहीं है, हंसी मजाक वाला, व्यंगात्मक नहीं है। ऑप्शन ए क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज की मेन थीम क्या है? जो हिंदुस्तान की ड्रग कंपनी की छवि थी वो धूमिल हो रही है, वो खराब हो रही है, उसकी जवाबदेही यहाँ पे तय की जा रही है। ग्लोबल साउथ की हम मेडिसिन होने की, ग्लोबल साउथ का हम फेस होने की बात कर रहे थे, और अब हम उसको खराब करते जा रहे हैं। तो ये इसी के ऊपर चर्चा हुई। द इफेक्टिवनेस ऑफ कफ सिरप्स इन अफ्रीका, प्रभावशाली ढंग से काम किया, इसके बारे में तो बात कम हुई, लेकिन गाम्बिया में मौत हुई बच्चों की, उसके बारे में चर्चा ज़्यादा हुई। ठीक है, और होनी भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। द पुश टू बैन ऑल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, तो हमने सभी फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स को बंद नहीं किया है ना, तो ये इनकरेक्ट हो गया। The pressing need for strict regulation and accountability in India's pharmaceutical industry, बिल्कुल करेक्ट है। जो इस वक्त की डायर रिक्वायरमेंट है, बहुत गहरी डिमांड है, ज़रूरत है कि हम कठोर से कठोर रेगुलेशंस लाएं और उनकी जवाबदेही भी तय करें अगर कोई ऐसे गलत काम करता है तो। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following best describes the main concern raised in the passage regarding the Indian pharmaceutical industry? तो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में जो सबसे बड़ी चिंता यहाँ पे उठाई गई है उसके बारे में पैसेज में क्या बात हुई? द डिक्लाइन इन इंडियाज एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर जेनरिक ड्रग्स,
तो ऐसा नहीं है, हम जेनेरिक ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने में कमी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम साइड बाय साइड दूसरी चीजें भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए. द रेगुलेटरी फेलियर इन प्रिवेंटिंग द एक्सपोर्ट ऑफ अनअप्रूव्ड एंड हार्मफुल ड्रग्स. जाहिर सी बात है, जब सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी एक है, ठीक है, कुछ भी एक्सपोर्ट होएगा उनसे परमिशन ली जाएगी. ये कैसे हो गया कि एक स्टेट अथॉरिटी द्वारा अप्रूव ड्रग, जिसको सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा अब मंजूरी नहीं मिली है, वो एक्सपोर्ट कर दिया गया? कैसे हो गया? ये संभव कैसे हो? यहाँ पे कुछ ना कुछ रेगुलेटरी फेलियर है, साफ दिख रहा है. कुछ ना कुछ मिली भगत है, कुछ ना कुछ ब्राइब किया गया, कुछ हुआ है यहाँ पे. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. What triggered the regulatory action against ABO Pharmaceuticals despite the absence of complaint by West African countries? तो किस वजह से ये छानबीन हुई? अफ्रीकन कंट्रीज ने तो कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करी, फिर क्यों ये इन्वेस्टिगेशन हुई? तो इन्वेस्टिगेशन इसलिए हुई क्योंकि जो बीबीसी की इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसके पास जो सबूत है, उसके पास में वीडियो एविडेंस है, जिसको आप मना नहीं कर सकते, जिसको आप नकार नहीं सकते. ठीक है, जो बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर रहा है, क्लियरली बता रहा है कि इस कंपनी का पूरा पूरा प्रॉपर हाथ है. और ऐसा भी नहीं कि अननोइंगली उन्होंने किया, उनको पता था, उसके बावजूद उन्होंने किया. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑन इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो वो रिपोर्ट को तो हम खारिज कर चुके हैं. WHO की जो भी रिपोर्ट आती है उसको इंडिया सिरे से नकार देता है कि नहीं, हम तो कुछ गलत करते ही नहीं, हम तो भगवान है. A sudden ban on all opioid based drugs by Indian Health Ministry. इनकरेक्ट है, सभी ओपियोड बेस्ड ड्रग्स के ऊपर बैन नहीं लगाया गया, क्योंकि जो यहाँ पे दो ड्रग्स की बात की गई, उनको भी इंडिविजुअल ड्रग के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उनका कॉम्बिनेशन मना किया हुआ है. ठीक है, उसको स्वीकृति नहीं मिली है. एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइडिंग बीबीसी इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइडिंग इररिफ्यूटेबल वीडियो एविडेंस, बिल्कुल करेक्ट है. इसी वजह से सरकार स्वतः ही काम कर रही है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Why is the seizure of 13 million medicines, 26 batches of active pharmaceutical ingredients significant in the case against AVO Pharmaceutical? ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये दर्शाता है कि भाई बड़े पैमाने पे इलीगल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की. 30 मिलियन छोटा आंकड़ा नहीं है. $30 मिलियन की मेडिसिन नहीं, 30 मिलियन मेडिसिन यहाँ पे पकड़ी गई हैं. 26 बैचेस हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के. तो यानी कि ये छोटे मोटे लेवल पे नहीं हो रहा, बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है. इट सर्व्स एज डायरेक्ट एविडेंस ऑफ लार्ज स्केल इलीगल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. इट इंडिकेट्स दैट ऑल इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज इंगेज इन इलीगल ड्रग ट्रेड. ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि सभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ये काम कर रही हैं. अगर ऐसा होता तो इसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ अभी तक सबूत और भी सारे होते. लेकिन हाँ, ये होता है कि कोई ना कोई एक न्यूसेंस सी कंपनी खड़ी हो जाती है, जो जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है बाय हुक और बाय क्रुक. तो उस तरीके की कंपनी ऐसे काम करती हैं. इट प्रूव्स दैट द डिमांड फॉर ओपियोड्स इन वेस्ट अफ्रीका इज इंक्रीजिंग. ऐसा तो कुछ साबित नहीं हो. अगर ऐसा होता तो वो लोग इस चीज़ को उठाते नहीं, वो लोग इस चीज़ के बारे में कंप्लेन नहीं करते. हालांकि उनने डायरेक्ट हमें कंप्लेन नहीं करी, पर उनके वहाँ पे डिस्कशन तो हो रहा होगा ना, तभी हमें पता चला है इस बारे में. इट इंश्योर्स दैट नो मोर हार्मफुल ड्रग्स विल बी प्रोड्यूस इन इंडिया इन फ्यूचर. ये चीज़ सुनिश्चित करने के लिए हमारे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और इसमें ब्राइब की कोई जगह नहीं होनी चाहिए. ठीक है, जो बोलते हैं करप्शन की कोई जगह नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तब जाके ये चीज़ हो पाएगी. सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. ठीक है, फर्स्ट है कंफर्टेबल. कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, बिल्कुल सही करेक्ट स्पेलिंग है इसके. बैटल युद्ध, इसके भी स्पेलिंग करेक्ट है. चीयरफुल खुश, इसके भी करेक्ट है. डिप्रेस्ड, डिप्रेस मतलब उदास निराश, इसके स्पेलिंग इनकरेक्ट है. डबल एस आता है, DEPRESSED, डिप्रेस्ड. ऑप्शन डी इज करेक्ट. एवरीवन डिसलाइक द न्यू CEO. ठीक है, हर एक को जो नया CEO था वो बिल्कुल पसंद नहीं था, जिनका नाम क्या है, कुशल. बट नो बडी इज रेडी टू पुट देमसेल्व्स इन डेंजरस सिचुएशन बाय टेलिंग हिम देयर फीलिंग्स. लेकिन कोई भी आगे जाके उनको अपनी फीलिंग्स बता के खुद को परेशानी में नहीं डालना चाहता. तो मान लो आप लोगों ने कुछ प्लानिंग करी, ठीक है, अब फैसला है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा. 5-6 लोग हैं, अब आपने प्लानिंग करी कि बॉस से छुट्टी मांगेंगे सारे एक साथ मिलके, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए. क्या बोलेंगे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांध देगा, यानी कि खुद को डेंजरस सिचुएशन में पुट करके रख के खतरा मोल कौन लेगा. पुल अ लॉन्ग फेस. पुल अ लॉन्ग फेस मतलब उदास या निराश दिखना.
बेल द कैट यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना यानी कि खतरा मोल लेना। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस मतलब बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात करना। रूल द रूस्ट यानी कि नियंत्रण में, किसी कंट्रोल में रहना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। फर्स्ट है अरेंजमेंट, व्यवस्था, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। कर्ब स्टोन, वो क्या, जैसे कि आपने रास्ते के, सड़कों के साइड में कई बार जो गांव के छोटे छोटे रास्ते होते हैं जिन सीमेंट से बने होते हैं, उनके साइड में ऐसे बीहड़ सी होती है ना, ऊंचा सा एक पोर्शन होता है जो कि वहां की मिट्टी को अंदर बाहर आने से रोकता है, उसको बोलते हैं कर्ब स्टोन। इनफ्लेमस, इनफ्लेमस कोई शब्द नहीं होता, इनफेमस होता है। इनफेमस का मतलब होता है गलत बात के लिए फेमस होना, जिसको कि हम कुख्यात भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनफेमस मतलब गलत बात के लिए फेमस होना। इसके स्पेलिंग क्या है? INFAMOUS, इनफेमस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सब्जुकेटर, सब्जुकेटर एक ऐसा व्यक्ति या ग्रुप जो कि कॉन्कर करता है या दूसरों को बलपूर्वक एनस्लेव करता है, अपना गुलाम बनाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मोस्ट विमेन आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, अधिकतम महिलाएं जो हैं वो सेम ही समस्या से जूझ रही हैं। व्हेन इट कम्स टू जॉब सेटिस्फैक्शन बिकॉज ऑफ द पे पैरिटी इन इंस्टीट्यूशंस, अगर बात करें जॉब सेटिस्फैक्शन की, जब बात होती है क्योंकि पे पैरिटी है, संस्थानों में पे पैरिटी है यानी कि समान पे नहीं है, डिफरेंस है पे में, ठीक है। तो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम को हम क्या बोल सकते हैं? कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस, इनकरेक्ट है, इसमें सेम तो नहीं हुई समस्या। अ ड्रॉप इन दी ओशन, समुद्र में एक बूंद के बराबर यानी कि बहुत छोटी क्वांटिटी, तो ये भी इनकरेक्ट है। इन दी सेम बोट यानी कि सभी सेम समस्या से जूझ रहे हैं यानी कि ट्रैवलिंग इन द सेम बोट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिस मैंगो इज बिटरर, अगर आपको बिटर का कंपैरेटिव फॉर्म बताना है तो बिटर का कंपैरेटिव फॉर्म जो है वो बिटरर, बिटरेस्ट नहीं होता। मोर बिटर, मोस्ट बिटर, ठीक है, ये होता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो मोस्ट बिटर होएगा सुपरलेटिव फॉर्म, मोर बिटर होएगा कंपैरेटिव फॉर्म। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन तो हो नहीं रहा, किसी दूसरे के साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं। मोर बिटर दैन नहीं है कंपैरिजन, ये आम कड़वा है, तो क्या होगा? सिंपल, दिस मैंगो इज बिटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर, कोई व्यक्ति अगर खुशी के लिए, आनंद के लिए कुछ काम करता है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट है एथिस्ट, एथिस्ट होता है जो नास्तिक होता है। हेडोनिस्ट मतलब कि जो व्यक्ति आनंद के लिए काम करता है, आनंद के लिए जीता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एनार्किस्ट, एनार्किस्ट जो व्यक्ति अराजकता फैलाने में विश्वास रखता है, उसको कोई वो नहीं चाहिए, गवर्नमेंट रूल नहीं चाहिए, ठीक है, जैसा हो रहा है चलने दो, खराब हो रहा है तो, गलती हो रही है तो करने दो। एग्रेसर, अग्रेसर जो आक्रमण करने में विश्वास रखता है। सो ऑप्शन बी हेडोनिस्ट इज करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अ ट्रैफिक ऑन द हाईवे वॉज हैवी ड्यूरिंग द इवनिंग, आप आज शाम का एक स्पेसिफिक हाईवे की बात करें जिससे आप आए होंगे, आपसे कोई पूछ रहा है लेट क्यों हो गए, अरे वो रास्ते में ना बड़ा ट्रैफिक था, तो आप उसी रास्ते की बात करें जिससे आप आए थे। आप और तो किसी मुंबई से बड़ौदा वाले किसी रास्ते की तो बात नहीं कर रहे होंगे, जिस रास्ते से आप आए हैं आप उसी की बात करेंगे। तो द ट्रैफिक ऑन द हाईवे वॉज हैवी ड्यूरिंग द इवनिंग, अभी शाम के दौरान में। द ट्रैफिक ऑन अ हाईवे, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक हाईवे की बात कर रहे हैं। द ट्रैफिक ऑन द हाईवे वॉज हैवी ड्यूरिंग द इवनिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Even if an unlaced shoe is spotless, it is not neat. अनलेस्ड मतलब कि लेस खुला हुआ हो सकता है, या वो शू जिसमें लेसेस नहीं है, अगर उसमें कोई दाग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल क्लीन है, नीट है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल नीट है, बहुत साफ है, ठीक है। तो नीट का हमें एंटोनिम बताना है। नीट मतलब साफ, एकदम स्वच्छ, राइट। एजल, एजल मतलब एकदम चुस्त फुर्ती वाला। फॉज मतलब नकली। सॉइल्ड मतलब खराब, जो खराब हो चुका है, गंदा हो चुका है। रिक्विजिट, रिक्विजिट मतलब जो रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है। तो ऑप्शन सी सॉइल्ड इज करेक्ट। राजू इज लेजी एंड स्मार्ट बट ही डज नॉट अटेंड द क्लासेस, राजू आलसी है और स्मार्ट है लेकिन वो क्लासेस अटेंड नहीं करता। तो लेजी का एंटोनिम बताना है। लेजी मतलब आलसी, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट है जीनियस, जीनियस तो आपके इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, जीनियस का मतलब होता है बहुत ही प्रतिभाशाली। लैक्स, लैक्स मतलब ढीला ढाला, सुस्ता। इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती। ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्नॉबिश, स्नॉबिश मतलब घमंडी, तो यहाँ पे वो मेहनती है और स्मार्ट है लेकिन वो क्लासेस अटेंड नहीं करता।
इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। फर्स्ट है बिलीव, बिलीव का मतलब होता है भरोसा रखना। कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब अवेयर होना, जानकारी रखना। अकरेंस, अकरेंस का मतलब होता है किसी घटना का घटित होना, जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। OCCURRENCE, अकरेंस। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिसीव मतलब कुछ प्राप्त करना। आई होप यू वॉश ऑल द क्लोथ्स बिफोर यू कम इन टू द हाउस अगेन। अब इस स्टेटमेंट को आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बताना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मेट है वो क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस विल या फिर शल, फिर आएगा हैव, प्लस पास्ट पार्टिसिपल या कि द वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताओ, वॉश क्लोथ्स करना, वॉश ऑल योर क्लोथ्स, ये क्या है, वॉश करना क्या है, हमारा वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो क्या हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉश्ड। ठीक है, अब विल आ जाएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, आई होप यू will have washed all the clothes before you come into the house again. I hope you shall wash all. तो shall भी आ जाता लेकिन washed नहीं आया ना, तो I hope you will have washed all the clothes before you come into the house again. Option B is correct. आई एम कॉलिंग टू थैंक यू, मैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए फोन कर रहा हूँ। किस लिए थैंक यू बोल रहा है, डैश द प्रेजेंट यू सेंट मी। तो थैंक यू बोलने का जब वजह आप बता रहे हैं तो क्या आएगा, फॉर द प्रेजेंट यू सेंट मी। ठीक है, जो आपने मेरे को उपहार भेजा उसके लिए शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ही प्रेस द डैश जस्ट इन टाइम टू अवॉइड द एक्सीडेंट। अब गाड़ी में क्या होता है, ब्रेक होता है। ठीक है, उस ब्रेक के स्पेलिंग होते हैं BRAKE, ब्रेक। ठीक है, ये होता है उस ब्रेक के स्पेलिंग। अब यहाँ पे देखो शब्द है, फर्स्ट है बीक। बीक होता है किसी भी पक्षी की जो चोंच होती है उसको बोलते हैं बीक। ठीक है, ब्रेक गाड़ी का ब्रेक, बी करेक्ट। बाइक जो मोटरसाइकिल वगैरह होती है तो वो बाइक हो गया। और ब्रेक मतलब तोड़ना, ठीक है, डिवाइड करना, विभाजित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ब्रेक इज करेक्ट। Any declarations or practices of religious antipathy against ethnic minorities in a democratic country should not be tolerated. कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया, कोई भी ऐसा कार्य जो कि रिलीजियस एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब होता है विरोध या नफरत, किसी भी एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप के अगेंस्ट में फैलाता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। तो एंटीपैथी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, दुश्मनी बनाने की बात करें, एनमिटी भी मतलब दुश्मनी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन मतलब किसी चीज का रिडक्शन कर देना, किसी चीज की घटौती कर देना। ठीक है, कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी मतलब किसी चीज को पालन करना। पैसिविटी, पैसिविटी मतलब निष्क्रिय हो जाना। तो ऑप्शन ए एनमिटी इज करेक्ट। The ancient Greeks and pagans used to worship natural dash as gods and goddesses. तो अगर आप एंशियंट ग्रीक का देखेंगे हिस्ट्री, तो सूर्य देव उसमें भी हैं, इस तरीके के देवता जो पानी के देवता, जैसे हम हिंदू धर्म में भी कई ऐसे देवताओं को मानते हैं जो कि नेचुरल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इम्पल्सेस, इम्पल्सेस का मतलब क्या होता है, जो हमारा आवेग होता है। इंस्टिंक्ट्स हमारी जो कुछ अंदर से प्रवृत्ति होती है। मिक्सचर, मिक्सचर मतलब किसी चीज का मिक्स होना, मिश्रण। और एलिमेंट्स जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनकी बात कर रहे हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। न्यूज़पेपर्स आर लाइक मिरर्स, न्यूज़पेपर मिरर्स की तरह होते हैं, डैश द डाइवर्स फेसेट्स ऑफ सोसाइटी, जो कि दिखाते हैं डाइवर्स फेसेट्स, अलग अलग चेहरे, अलग अलग पहलू समाज के। कैप्चरिंग द वॉइसेस, जो आवाज़ों को कैप्चर करते हैं, स्टोरीज को और इवेंट्स दैट डिफाइन आवर शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो कि हमारे सब लोगों के साझा ह्यूमन एक्सपीरियंस है उनको डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब डिफाइन कैसे करते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसने दोनों ही देशों के इतिहास को और फ्यूचर प्रेजेंट हर चीज को डिफाइन कर दिया। दोनों देशों के बीच में अब कूट कूट के भर गया है नफरत, राइट। दे सर्व एज अ फोरम, वो एक प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करते हैं, प्लेटफॉर्म बन जाते हैं, माध्यम बन जाते हैं। डैश डायलॉग, प्लेटफॉर्म या फोरम फॉर डायलॉग हो सकता है, डिबेट डिस्कशन हो सकता है। एम्पलीफाइंग वॉइसेस फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड फॉस्टरिंग
जिसमें कि हर एक तबके की आवाज़ों को मजबूती मिलती है और फॉस्टर करता है यानी कि पालन करता है डैश सेंस ऑफ कम्युनिटी। तो फॉस्टरिंग डैश सेंस ऑफ कम्युनिटी हमारे समाज के जो सेंस है, किसी सेंस की बात कर रहे हैं, उसको फॉस्टर करता है, पालन करता है। बियॉन्ड रिपोर्टिंग न्यूज़, केवल न्यूज़ रिपोर्ट करने से भी परे न्यूज़पेपर्स ऑल्सो सेलिब्रेट अचीवमेंट्स, वहाँ पे आप अचीवमेंट्स भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। हाईलाइट कल्चरल डैश, किसी कल्चर का जो कुछ मुख्य बात होगी उसको हाईलाइट कर सकते हैं। एंड शो केस ह्यूमन रिजिलियंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, और जो इंसान मानवता की रिजिलियंस है, दृढ़ता है किसी भी परेशानी के ऊपर, उसको वहाँ पे दर्शा सकते हैं। दे आर आर्काइव्स ऑफ हिस्ट्री, ये हमारे इतिहास के आर्काइव्स होते हैं। आर्काइव्स क्या होता है? जो स्टोर करने की जगह होती है, जहाँ पे आप इतिहास की चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। क्रॉनिकलिंग द ट्रायम्फ्स एंड ट्रायल्स ऑफ जनरेशंस, यहाँ पे जो हमारी विक्ट्रीज हैं, जो हमारी जनरेशन्स, पीढ़ियों के कुछ ट्रायल्स हैं, उनको क्रॉनिकल किया जाता है, उनको इंगित किया जाता है। एंड सर्विंग एज अ रिमाइंडर ऑफ हाउ फार वी हैव कम एंड हाउ मच फर्दर वी कैन गो, और ये एक यादगार के तौर पे हमारे साथ में हमेशा रहते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हम कहाँ थे और हम आज कहाँ पहुँच गए और हम आगे कहाँ तक जा सकते हैं। इन एन एज ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अब एक ऐसी दुनिया जहाँ पे डिजिटली हर चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है, न्यूज़पेपर्स कंटिन्यू टू डैश, तो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट हो सकता है, परसिस्ट हो सकता है कि न्यूज़पेपर आज भी कर रहे हैं कुछ चीज़। अडेप्टिंग टू न्यू मीडियम्स व्हाइल अपलोडिंग द कोर वैल्यूज ऑफ जर्नलिज्म, एक्यूरेसी, इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो कि अपने माध्यम को, अपने संसाधनों को वो भी अपग्रेड कर रहा है। द हिंदू अब आपको ऑनलाइन मिल जाता है, टेलीग्राम पे मिल जाता है, राइट? तो वो भी अपग्रेड कर रहा है, अपहोल्ड कर रहा है अपने, और साथ ही साथ अपनी कोर वैल्यूज को, जो कि किस चीज़ की है? जर्नलिज्म की कोर वैल्यूज है, सटीकता, एक्यूरेसी, इंटीग्रेसी, अखंडता और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, इन सबको बनाए रखे हैं। फर्स्ट, न्यूज़पेपर्स आर लाइक मिरर्स डैश, तो मिरर क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट्स। यहाँ पे जो न्यूज़पेपर्स आर लाइक मिरर्स डैश, पार्टिसिपल फॉर्म आएगी वर्ब की, रिफ्लेक्टिंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दे सर्व एज अ फोरम, प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करते हैं, डैश डायलॉग, इनटू, फोरम इनटू, प्लेटफॉर्म इनटू, तो इनटू मतलब किसी चीज में एंटर करने की बात हो रही है, करंट मूवमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे वो नहीं आएगा। फोरम फॉर, प्लेटफॉर्म किसके लिए होता है? डायलॉग के लिए, बातचीत के लिए, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। They serve as a platform for dialogue, debate, and discussion, amplifying voices for all walks of life and fostering dash sense of community. Fostering a sense of community. ठीक है, कि हम एक समुदाय है, एक समाज है, उसकी एक भावना यहाँ पे प्रेरित की जाती है. So a sense of community is correct. Beyond reporting news, newspapers also celebrate achievements, highlight cultural dash, and showcase human resilience in the face of adversity. तो किस चीज़ को शोकेस करते हैं? हाईलाइट कल्चरल रिचली, रिचर, रिचेस्ट, रिचनेस, तो हमारे कल्चर की जो रिचनेस है, समृद्धि है, उसकी बात कर रहे हैं ना, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. In an age of digital transformation, newspapers continue to dash, continue to evolve, evolve मतलब विस्तार होना, डेवलपमेंट होना, रिवॉल्व मतलब घूमना, इन्वॉल्व मतलब सम्मिलित करना, डिसॉल्व मतलब घुल जाना. तो यहाँ पे ऑप्शन ए इवॉल्व, क्योंकि वो विस्तार कर रहे हैं अपना, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.